चलिए, हेलो फ्रेंड्स। अब हम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में आंध्र प्रदेश में जो माइक्रो फाइनेंसिंग क्राइसिस हुआ उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये 2010 में गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आए थे, जिसकी वजह से अगर आप आज की डेट में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की आउटरीच मैप देखेंगे इंडिया का स्पेसिफिकली, तो आप देखेंगे J&K में और आंध्र प्रदेश में आपको कोई भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं दिखेगी। अगर होगी भी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस के साथ और बिल्कुल ही नॉन ऑपरेटिव टाइप। इसके पीछे रीजंस रहे। अब देखें, इंडिया में अगर आप आंध्र प्रदेश को देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग कंसेप्ट का एक ओरिजिन हुआ, और उसको इस पर्टिकुलर स्लाइड में उन्होंने सब प्राइम क्राइसिस की तरह से कंपेयर किया। सब प्राइम क्राइसिस ने अमेरिकन मार्केट हिला दी और उसके बाद पूरी वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट्स रहे। और यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग क्राइसिस ने जो आंध्र प्रदेश में 2010 के टाइम पे लोगों ने देखा, उससे इंडियन मार्केट एक बार पूरी डिस्टर्ब हुई है। और उसकी वजह से अब आप देखें स्पेसिफिक कहीं इफेक्ट है तो आंध्र प्रदेश में कोई भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अब वहाँ ऑपरेट नहीं कर रही है। रीज़न कि वहाँ जो होके हटा, दैट इज़ अ वेरी, मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, कस्टमर्स के लिए, रेगुलेटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए बड़ा एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा। इसलिए हम लोग अब देखें, कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को समझने के लिए कि हुआ क्या। ये देखें, क्राइसिस जो था 2010 में इनिशिएट हुआ, ये तब लाइमलाइट में आया जब आंध्र प्रदेश में करीब 57 फार्मर्स ने इकट्ठे सुसाइड कमिट किया। अब ये नंबर्स अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि बीबीसी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे यही नंबर 85 प्लस का दिया हुआ है। और हमेशा जो भी रिपोर्टिंग होती है वो आपकी वो होती है जो ऑन रिकॉर्ड होता है, कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी प्लस माइनस होता है सुसाइड्स, है ना। तो हम खाली ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। एंड सेकंड जो हम बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इतनी डेथ्स क्यों हुई एकदम से, एक तरीके का स्पर्ट आया, तेजी रही और काफ़ी लोगों ने सुसाइड कमिट किया। तो फिर अगर देखें कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि ये लोग सारे के सारे साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरह से डिप्रेस थे और अपने डेट ट्रैप से निकल नहीं पा रहे थे, और अपनी सोशल रिस्पेक्ट बचाने के लिए उनके पास और शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में, जैसे इस टाइम पे नेगेटिविटी इतनी फैली माइक्रो फाइनेंसिंग को लेके कि उस टाइम पे जो बहुत बड़ी कंपनी थी एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, उसके शेयर्स में अच्छी पिटाई हुई। और वो भी इसलिए क्योंकि ये सेक्टर एथिकल नहीं माना जा रहा था। कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो पुअर और एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी के हैं, और उनसे अगर आप 24 से 30% का इंटरेस्ट अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा है ना। तो एक साइड आपके साहूकार और दूसरी साइड आपके एमएफआईस, तो कहीं ना कहीं एक जगह से निकले तो दूसरी जगह फंसे, ऐसी वाली कोई कहावत लगती है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फैमिलीज, जिन लोगों के फैमिलीज में ये डेथ्स हुई हैं, अगर आप उनसे थोड़ा सा बात करके देखें तो उन्होंने कोट किया कि ये जितना भी डेथ्स हुआ है, ज़्यादातर के लिए कहीं ना कहीं वो कलेक्शन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि रेगुलरली आते थे और मेंटल प्रेशर बिल्डअप करते थे। अब ये कलेक्टिंग एजेंट्स का काम क्या होता है, जब भी कभी कोई लोन लेता है और उसकी नॉन रीपेमेंट पे कंपनी, जिस कंपनी ने या बैंक ने या जो एनबीएफसी है उसने ये लोन दिया ना, तो वो लोग फिर उसके लिए रिकवरी टीम्स को भेजते हैं। और रिकवरी टीम्स में आपके पास जो लोग होते हैं उनकी बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, वो अपने रॉ मेथड से रिकवरी के लिए बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी लोगों को सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ जाता है, और उसकी वजह से वो लोग फिर एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं। और इस टाइम पे हुआ क्या प्रॉब्लम की, गवर्नमेंट ने तो ये इनिशिएट नहीं किया था, बट गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही उस टाइम पे। अब यानी यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा हुआ, बट हु इज टू ब्लेम, किसको पकड़े इस सिचुएशन में जो ये इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया। इसमें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस नो डाउट वो बहुत एग्रेसिवली ऑपरेट कर रहे थे, लोन दे रहे थे बिना उनकी क्रेडिट असेसमेंट किए, बिना देखे कि वो रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या फिर हम उन्हें भी ब्लेम कर सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने पैसा दिया अपना इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को आगे लोनिंग के लिए, है ना। तो उनको भी पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन थे, सोशल और ह्यूमन वैल्यूज को एकदम साइड करते हुए। और तीसरा, यानी ये गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के रहते, गवर्नमेंट की सुपरविजन में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पे जो स्टेट अथॉरिटीज़ थी वो उनको कैसे नहीं पता चला, और इतना बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कलेक्टिव मैसेकर हो गया, है ना।
तो इसके लिए कहीं ना कोई तो जवाबदारी बनती है ना गवर्नमेंट की। तो उसमें उस टाइम पे ऐसे कंडीशंस हो गए थे कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने उन्होंने इनकरेज करना शुरू कर दिया कि अगर आप पेमेंट भी नहीं करेंगे तो भी आपको ये कहीं ना कहीं कवर अप आ जाएगा। माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज ने करीब करीब 80 बिलियन रुपीस मार्केट में दिया लोन की फॉर्म में, और उनकी जब रिकवरी नहीं हुई, जस्ट इमेजिन करें उनको कितने हैवी लॉसेस हुए होंगे। बैंक्स ने अपने माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने लोन देने बंद कर दिए, और मल्टीपल लेंडिंग, ओवर ओवर इंडेप्टनेस, जरूरत से ज़्यादा उन्होंने लोन लिया लोगों ने, मल्टीपल लेंडर से लोन लिया, और उसके बाद करोजिव प्रैक्टिसेस जो रिकवरी एजेंट्स ने ली, ये सब मिलके इन इन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क जो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चेयरपर्सन ने उस टाइम ये कोट किया था। और ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव फेलियर है। इस में आप देख सकते हैं मीडिया कवरेज। लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, ये वन ऑफ द पर्सन हु कमिटेड सुसाइड उनकी है। उनकी फैमिली अब उनकी डेथ के बाद बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। फैमिली के पास जो भी ज्वेलरी थी, जो भी एसेट्स थे, वो उन्होंने धीरे धीरे बेच के सब खत्म हो गए आज की डेट में। और अभी ये लोग सोशल चैरिटी या जनरोसिटी ऑफ रिलेटिव्स एंड नेबर्स पे सरवाइव कर रहा है ना। तो अब जो सिचुएशन है वो क्या है कि देखें, इनकी तरह से कितने लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स लूज किए, और स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ वेरी पैथेटिक। उनको ये सुसाइड करने के लिए, जस्ट इमेजिन करें एक आदमी को सुसाइड कमिट करने के लिए किस टाइप की कंडीशन से निकलना होगा, माइंड उनका प्रोसेस किया होगा, है ना। तो और एक तो आप देखें, ये होता है क्या कि जब कोई आदमी कमिटेड है, जेन्युइन है, और अपनी पार्ट पे सही काम कर रहा है, और वो इस टाइप की कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, सोशल बॉयकॉट में चले जाते हैं। यानी लोगों की क्या उनके ऊपर रिएक्शन रहने वाली है उसको लेके वो लोग अपने माइंड में बहुत सोचने की वजह से इस प्रॉब्लम में जाते हैं। और अब ये इसके लिए कुछ रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमने ऑलरेडी कहा कि एक तो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा लोन जो लोग कस्टमर्स ने लिए, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी, लैक ऑफ कंट्रोल। जो लेंडिंग प्रोसेस है उसमें कोई सिस्टमेटिक आपके पास कंट्रोल नहीं है। मतलब एक बोरोवर एक ही टाइम पे दो से ज़्यादा, यानी 3 या 4 लेंडर से भी पैसा उठा रहा है, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन क्लियरली इस चीज़ पे कहती है कि आपको एट मैक्स 2 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बट यहाँ ज़्यादातर केसेस में आप देखें 3-3 4-4 लेंडर्स थे। अब ये कैसे हो रहा है, ये तो रेगुलेटर को ही बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। और समहाउ दूसरी साइड देखिए, लोन हैज़ बीन गिवन टू रूरल पीपल विदाउट चेकिंग वेदर दे आर एबल टू रीपे और नॉट। आप इनकी कंडीशंस देखें। सो जो लोन अमाउंट दिया वो उनकी एलिजिबिलिटी से ज़्यादा दिया तो वो कभी भी रीपे नहीं कर पाएंगे। राइट साइड में जो स्क्रीनशॉट है वो बीबीसी न्यूज़ चैनल से लिया गया। ये एक और सिमिलर केस है जिसमें आप देख रहे हैं लेडी का नाम कालवा है। इन्होंने अपने बच्चों के मेडिकल कंडीशन के लिए कुछ पैसा उठाया। इनकी दो डॉटर्स थी, एक डॉटर को अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, और दूसरी बेटी को उसकी कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, और इनके नियर बाय कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वो 70 किलोमीटर्स की दूरी पे था। तो अब वो वहाँ पे आना जाना नहीं कर पा रहे थे आराम से, तो इसलिए इन्होंने प्राइवेट ट्रीटमेंट लेने के लिए कुछ पैसा उधार किया। जो ये इन्होंने पैसा उधार लिया वो उसको रीपे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पहले जो उनकी प्रेग्नेंट डॉटर के लिए मैम इन लोगों लिया था वो मिसकैरेज हो गया उनका, उनको कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद कहीं न कहीं जब उन्होंने इसकी रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया, वो सेल्फ गिल्ट में गए। और उसके बाद जिन लोगों ने इनको गारंटर की तरह से अपनी एक तरीके से गवाही डाली थी, तो अब वो लोगों ने जब बात करनी शुरू की तो एक्सट्रीम प्रेशर हो गया था इनके ऊपर। ये प्रॉब्लम क्या है कि जो को गारंटर्स हैं, या जो आपके कलीग्स हैं, या जो एसएचजी कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके साथ में, वो सब लोग जब आपको पूछेंगे तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ गिल्ट क्रिएट होता है। और इसी वजह से, इसी टेंशन में जो ओवर टाइम बिल्टअप हुई, इनकी सिचुएशन हो गई कि इनको सुसाइड करना पड़ा। इनके हस्बैंड जो थे वो ग्रेव डेगर थे, यानी वो कब्रों के लिए ज़मीन खोदने का काम करते थे। और
नरेगा के भी जो प्रोजेक्ट रिसेंटली इनके विलेज से ख़त्म हुए थे उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट और थोड़े रिसोर्स स्कैर्सिटी में चले गए थे। तो ये सिचुएशन देखें कुछ गरीब लोगों की है। इस वजह से क्या हुआ, अब गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होने लगी तो उसकी सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इन्होंने इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें बड़ा क्लियरली एमएफआईज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम यूजिंग सम रिकवरी एजेंट्स। तो जो पैसा, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड था, लोगों को जैसे ही पता चला कि पॉलिटिकल सपोर्ट है, आप नहीं पे करेंगे तो भी बच जाएंगे, तो ये सी इन कंपनीज को बड़ा नुकसान हुआ, इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को बड़ा नुकसान हुआ। तो वैसे ही अगर आप आज की डेट में देखें तो 2020 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से असम एक और स्टेट है जो बड़ी तेज़ी से सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में जा रहा है। यहाँ पे इस फोटो में जो 3 फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, ये मोनी बोरा करके मैडम है। इन्होंने अपनी घर की लोकेशन चेंज कर दी क्योंकि इनके जो को पार्टनर्स थे उस ग्रुप लोन में, उन लोगों का प्रेशर इतना बिल्टअप हो गया था कि अब इनकी नॉन रीपेमेंट की वजह से वो फिजिकली अब्यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। अब देखें ये सिचुएशन जो है वो बड़ी एक्सट्रीम है। और इसमें और भी निकल के क्या आ रहा है कि जो यूजुअल कैप होता है, यानी वो सारे के सारे फुल अपनी कैपेसिटी तक एग्जॉस्ट कर रहा है और उसके बाद गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। ये निगलेक्टेड सेगमेंट है जिसको कोई भी लैंडिंग करके कंफर्टेबल नहीं है। बट अब क्या करें, जैसे इसमें कुछ कोट्स उन्होंने बताए हैं, लोगों ने कुछ बताया, जैसे कि उन्होंने बताया कि बाकी स्टेट्स में जैसे पंजाब हरियाणा में आपके पास डेट वेवर स्कीम है कि फार्मर का लोन अगर नॉट पेड है तो उसको आप क्लियर कर देते हैं, बट ऐसी कोई स्कीम आसाम में नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो अपनी प्रोसेसिंग फ़ी मेरी बहुत बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए उनको उनसे लोन लेना वायबल नहीं है और इसलिए लोग एमएफआईज पे जाते हैं। और एमएफआईज जो है मेनली इसी ये लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जिन क्रॉप्स के ऊपर रिलाई करते हैं, जिनको कैश इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे टी है, ऑयल है, फर्टिलाइज़र है, तो इन सब की जो मार्केट में कंडीशन है वो एक डिक्लाइन की तरफ चली हुई है। और वो डिक्लाइन के साथ साथ उनकी इनकम अर्निंग पोटेंशियल कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के जो इन सेक्टर्स में एज अ लेबर काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, डिमांड और उनके उनके रिसोर्सेज के ऊपर चैलेंज है। और हेंस ये लोग उनसे घटी हुई इनकम को किसी और सोर्स से सप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स लिए और ये कहीं ना कहीं उनको एक बहुत मुश्किल सिचुएशन पे ले गई है। तो इसके साथ हम ये सेशन अभी वाइंड अप करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।